सारे के सारे साथियों को नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन फिर से आपका, या शायद मैं बोलूं कि लास्ट लेक्चर ऑफ कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। अंतिम दौर में चल रहे हैं अपन। टॉपिक अपना चल रहा है डिसरिदमिया और एरिदमिया, जिसको लगभग मैंने पूरी तरीके से आपको पढ़ा दिया है। एक एक पॉइंट डिस्कस हो चुका है। सारे तरह के डिसरिदमिया मैंने बता दिए हैं। केवल और केवल मैनेजमेंट पर अपन को फोकस करना है। क्या क्या पढ़ा दिया देख लें एक बार। एनी डिस्टर्बेंस इन द रिदम और रेट और प्रेजेंस ऑफ एनी एक्स्ट्रा बीट और मिसिंग बीट आर इंक्लूडेड अंडर डिसरिदमिया। इंसान की हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में होनी चाहिए। आर इंटरवल 0.6 से 1 सेकंड के बीच में होना चाहिए। PR इंटरवल 0.12 से 0.20 सेकंड के बीच में होना चाहिए। द डिसरिदमिया आर क्लासिफाइड एज नॉर्मोट्रोपिक डिसरिदमिया। नॉर्मोट्रोपिक इसलिए बोल रहे हैं कि इस डिसरिदमिया के लिए जिम्मेदार ऐसे नोड है। इसके सब टाइप हैं साइनस टेकीकार्डिया व्हेन द हार्ट रेट exceed more than 100 beat per minute, the condition is known as sinus tachycardia। दो कैटेगरी में विभाजित किया है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है। फिजियोलॉजिकल में है एक्सरसाइज और हाई एटीट्यूड। पैथोलॉजिकल में है फीवर, एनीमिया और हाइपरथायरॉयडिज्म। इस तरह की ECG अपन को देखने को मिलेगी जहां पर RR इंटरवल कम हो जाएगा। साइनस टेकीकार्डिया में RR इंटरवल कम हो जाएगा। देन साइनस ब्रेडीकार्डिया, जब इंसान की हार्ट रेट 60 से कम हो जाए, जैसे फिजियोलॉजिकल में एथलेटिक्स में और पैथोलॉजिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। ड्रग ऑफ चॉइस इन साइनस ब्रेडीकार्डिया इज एट्रोपिन सल्फेट। ECG देख पा रहे हैं आप, RR इंटरवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी साइनस एरिदमिया। इंस्पिरेशन के दौरान RR इंटरवल कम है और एक्सप्रेशन के दौरान RR इंटरवल ज्यादा है। इंस्पिरेशन के दौरान हार्ट रेट बढ़ जाती है क्योंकि VR बढ़ता है, और एक्सप्रेशन में कम हो जाती है क्योंकि VR कम हो जाता है। एक्टोपिक डिसरिदमिया व्हेन द SA नोड इज नॉट एक्ट एज ए पेसमेकर। प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ECG में बता दिया था मैंने आपको, एक्स्ट्रा P वेव देखने को मिलेगी। क्या करना है तो बता दिया था, लगातार ऑब्जर्वेशन रखना है, बोले तो चाय पीते रहो, एग्जाम्पल से बताया था। एट्रियल फ्लटर, जहां पर एट्रियम की रेट 250 से 400 हो जाती है, यहां भी कोई विशेष ध्यान नहीं देना है, आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है। एट्रियल फिब्रिलेशन, जहां पर एट्रियम की रेट 350 से 600 हो जाती है, तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कराना है। तुरंत हेपेरिन लगाना है क्योंकि थ्रोम्बस बनने का खतरा है। साथ में एंटी डिसरिदमिक दवाई देनी है, जिसको अपन बोलते हैं केमिकल कार्डियोवर्जन। ये तो एट्रियम की बीमारी है। अब वेंट्रिकल में PVC, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ECG में एक्स्ट्रा QRS आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहो। 10 से ज्यादा है तो तुरंत फिजिशियन को बुलाकर दवाइयां दे दो, बोले तो केमिकल कार्डियोवर्जन कर दो। फिर वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, जहां पर वेंट्रिकल की रेट 150 से 250 हो जाती है, सबसे पहले पल्स चेक करो। पल्स यदि 60 से 100 के बीच में आ रही है, VT विद पल्स है, इसका मतलब है कि हार्ट में नॉर्मल रिदम भी आ रही है, तब तो आप केमिकल कार्डियोवर्जन या इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन कर दो। और यदि पल्सलेस VT है, देन इमीडिएट डिफिब्रिलेट एंड CPR हैज बीन स्टार्टेड। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में वेंट्रिकुलर रेट 250 से 400 हो जाती है। It is a life-threatening condition which should be treated immediately because it may cause cardiac arrest। आपको मैंने समझा दिया,
लाइन सीधी हो जाएगी यदि 10 मिनट तक इसी हालत में छोड़ दिया तो। देन व्हाट विल यू डू? द इमीडिएट डिफिब्रिलेट द पेशेंट एंड स्टार्ट द सीपीआर। देन मैनेजमेंट ऑफ डिसरिथमिया। देखें डिसरिथमिया का मैनेजमेंट क्या होता है। अगर नॉर्मल सी कंडीशन है जैसे कि पीएसी, पीवीसी, एट्रियल फ्लटर, कोई ज्यादा नुकसान नहीं, तो अपन मरीज को बिठाकर ग्लव्स पहनकर माउथ में फिंगर डालकर गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट कराते। गैग रिफ्लेक्स आता है, मरीज वॉमिटिंग वाला रिफ्लेक्स आता है तो वेगस स्टिमुलेट होती है, वेगस हार्ट रेट को कम करती है। तो माउथ में एक बार फिंगर डालो, गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट कराओ। अगर गैग रिफ्लेक्स इनिशिएशन से ईसीजी सही हो जाए इसका मतलब कामयाब हो गए। मान के चलो नहीं हुआ, आपने 2-3 बार ट्राई किया नहीं हुआ, फिर आप कैरोटिड आर्टरी की मसाज करेंगे। यहां पर मैक्सिमम वेगस की ब्रांच होती हैं, स्टिमुलेट होगी। मसाज करने पर ईसीजी को देखेंगे, हो सकता है नॉर्मलाइज हो जाए, यानी वेगस को स्टिमुलेट करने से हार्ट रेट नॉर्मलाइज हो सकती है। तो ये 2 मेथड अपनाते हैं अपन, गैग रिफ्लेक्स इनिशिएशन और कैरोटिड मसाज। तो देखिए मैनेजमेंट ऑफ डिसरिथमिया में गैग रिफ्लेक्स इनिशिएशन करते हैं, कैरोटिड मसाज करते हैं वेगस को स्टिमुलेट करने के लिए। तो लिखा हुआ है बोथ स्टिमुलेट द वेगस नर्व विच इनहिबिट द हार्ट रेट। एट्रोपिन सल्फेट लगाते हैं, लिखा हुआ है, पढ़ा दिया है, फॉर ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। हिपेरिन लगाते हैं अपन एट्रियल फिब्रिलेशन में, यह भी बता दिया। हिपेरिन एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके अलावा अपन करते हैं कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन। देखिए व्हाट इज द कार्डियोवर्जन, परिभाषा पढ़ो। इट इज द प्रोसीजर बाय विच द अनस्टेबल हार्ट रिदम are converted into the stable heart rhythm. It is performed by 2-way chemical or pharmacological cardioversion by the use of anti-dysrhythmic drug. By the use of anti-dysrhythmic drug बता दी थी मैंने। फार्मेकोलॉजी का पार्ट है सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। 4 कैटेगरी की दवाई आती हैं, कुछ माइसेलियस एजेंट भी आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन यह भी समझा दिया था। इट इज द यूज ऑफ सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक शॉक। सिंक्रोनाइज का मतलब बता दिया, आर वेव जब ऊपर जाने लगे तभी उसको शॉक लगाओ। टू कन्वर्ट द अनस्टेबल हार्ट रिदम इनटू द स्टेबल हार्ट रिदम। To convert the unstable heart rhythm into the stable heart rhythm. Energy used in cardioversion, पहला शॉक 200 जूल का लगाएंगे, दूसरा वाला 300 जूल का लगाएंगे, तीसरा 360 जूल का लगाएंगे। कौन कौन सी कंडीशन में कार्डियोवर्जन करोगे? प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल फिब्रिलेशन, वीटी विद पल्स। अगर विदाउट पल्स होगा तो डिफिब्रिलेशन पर जाएंगे अपन, पल्सलेस वीटी होगा तो। नेक्स्ट डिफिब्रिलेशन, इट इज द यूज ऑफ एसिंक्रोनाइज, ध्यान रहे एसिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक शॉक टू टर्मिनेट द पल्सलेस वीटी और वीएफ। एनर्जी यूज करते हैं मोनोफेजिक में 360 जूल और बाईफेजिक में 120 से 200 जूल। कॉमन इंडिकेशन है इसके पल्सलेस वीटी और वीएफ। पल्सलेस वीटी और वीएफ। क्या सावधानियां बरतनी है? प्रिकॉशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन। मरीज और घर वालों से लिखवा लो, ऑक्सीजन सोर्स को रिमूव कर दो, आग लग जाएगी नहीं तो। और उस दौर में जब आप इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन या डिफिब्रिलेशन कर रहे हैं तो कोई भी स्टाफ, कोई भी मेंबर मरीज के बेड को ना छुए, नहीं तो लगे हाथ आपका भी हो जाएगा। बोले तो करंट आ सकता है, इसलिए बेड को नहीं छूना है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है डिसरिथमिया। डिसरिथमिया का मैनेजमेंट। डिसरिथमिया में ही एक टॉपिक और आता है, उसका नाम है हार्ट ब्लॉक।
देखें, इट इज डिफाइंड एज ब्लॉक इन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम में किसी भी तरह का ब्लॉक आना हार्ट ब्लॉक कहलाता है। किस तरीके से होता है हार्ट ब्लॉक, इसको समझें आप। हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम की बात करें, इंपल्स चलते हैं ऐसे नोड से, पहुंचते हैं एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिज, देन पुरकिंजे फाइबर। इस तरीके से इंपल्स चलते हैं। जब ये इंपल्स ऐसे नोड से एवी नोड तक जाते हैं, दोनों एट्रियम में पहुंच जाते हैं, तो पी वेव ईसीजी में अपीयर हो जाती है। फिर वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन से क्यूआरएस आने लग जाती है, देन रीपोलराइजेशन से टी वेव आने लग जाती है। दैट इज द नॉर्मल वेव फॉर्म। मान के चलें किसी इंसान में मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने के बाद यहां पर कुछ डैमेज हो गया। ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में जो फाइबर हैं, इनमें से कुछ डैमेज हो गया, तो ऐसे नोड के इंपल्स को एवी नोड तक आने में जोर पड़ रहा है। ऐसे नोड के इंपल्स को एवी नोड तक आने में जोर पड़ रहा है, तो यहां पर इस तरह की ईसीजी आपको देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है ये जो पी वेव है यह इतनी ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है। एबनॉर्मल पी वेव आपको देखने को मिल रही है। क्या हुआ इस सरकमस्टांस में कि ऐसे नोड से इंपल्स प्रॉपर तरीके से एवी नोड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन को नाम देते हैं अपन ऐसे नोडल ब्लॉक। इस कंडीशन को नाम देते हैं अपन ऐसे नोडल ब्लॉक। यानी व्हाट इज द ऐसे नोडल ब्लॉक? जब इंपल्स ऐसे नोड से एवी नोड तक नहीं जा पा रहे हैं और ईसीजी में एबनॉर्मल पी वेव आपको देखने को मिल रही है, द कंडीशन इज नोन एज ऐसे नोडल ब्लॉक। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े आप। यह अनकॉमन होता है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होता। जो मेन ब्लॉक आता है वो एवी नोड के बाद आता है। मान के चलें एवी नोड से ये जो फाइबर हैं यहां पर कुछ ब्लॉक आया। मान के चलो 50 फाइबर हैं यहां बीच में, और 50 में से 10 फाइबर में ब्लॉक आया, तो इसके बाद अपन को ईसीजी इस तरीके से मिल रही है। ये ईसीजी अपन को मिल रही। गौर करो इस ईसीजी के बारे में। नॉर्मल ईसीजी ये होनी चाहिए थी। ये होनी चाहिए थी। यहां पर देखो पी वेव, आर वेव, कितना बड़ा गैप है। यहां पर P और R कितना सा गैप है। यहां देखो P वेव R कितना बड़ा गैप है। इसका मतलब है PR इंटरवल बढ़ गया। PR इंटरवल बढ़ गया। इससे यह बात पता चलती है इंसान में मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने के बाद ऐसे नोड से इंपल्स पैदा हो रहे हैं 80। एवी नोड तक भी इंपल्स पहुंच रहे हैं 80, और यहां वेंट्रिकल में भी इंपल्स पहुंच रहे हैं 80। परंतु एवी नोड से इंपल्स जो ट्रेवल कर रहे हैं वह
धीमी गति से ट्रेवल कर रहे हैं। जिस गति से आने चाहिए थे उस गति से नहीं आ पा रहे हैं, धीमी गति से इंपल्स आ रहे हैं। ईसीजी में पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है। इस ब्लॉक को अपन नाम देते हैं फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक। इस ब्लॉक को अपन नाम देते हैं फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक। देखें, यह एवी नोडल ब्लॉक है। अब मैं आपको एवी नोडल ब्लॉक पढ़ा रहा हूं। एवी नोड से इंपल्स के आगे ट्रांसमिशन में किसी भी तरह की समस्या आना एवी नोडल ब्लॉक कहलाता है। एवी नोडल ब्लॉक में पहला ब्लॉक क्या है? ऐसे नोड से इंपल्स पैदा हो रहे हैं 80, एवी नोड तक पहुंच रहे हैं 80 और पुरकिंजे फाइबर तक भी पहुंच रहे हैं 80, परंतु एवी नोड से पुरकिंजे फाइबर तक जितनी देर में पहुंचते थे उससे ज्यादा समय लगा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं डैमेज तो हुआ है, ब्लॉक तो आया है। इस अवस्था को अपन नाम देते हैं फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक। इस अवस्था को अपन नाम देते हैं फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक। व्हाट इज द फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक? ऑल द इंपल्स विच हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम ऐसे नोड रीचेज टू द वेंट्रिकल। ऐसे नोड में जितने भी इंपल्स जनरेट होते हैं सारे के सारे वेंट्रिकल में पहुंचते हैं, परंतु उनके पहुंचने की गति धीमी हो जाती है। इस हर्ट ब्लॉक को अपन नाम देते हैं फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक नंबर 1। चलें, मान के चलें ये कंडीशन नहीं मिल रही, दूसरी कंडीशन मिल रही है। गौर करें, ये ईसीजी मिल रही है। ये ईसीजी अपन को देखने को मिल रही है। ये ईसीजी गड़बड़ तो है यार। PQRST PQRST P QRST नहीं है, PQRST। 1 मिनट की मैंने ईसीजी गिनी, मुझे P वेव मिली 80, P वेव मिली 80 और QRS मिले मुझे 60। P वेव मिली मुझे 80 और QRS मिले मुझे 60। इसका मतलब यह है ऐसे नोड से इंपल्स पैदा हो रहे हैं 80, एवी नोड तक इंपल्स आ रहे हैं 80, परंतु वेंट्रिकल में इंपल्स पहुंच रहे हैं 60। तो कुछ जगह ऐसी मिलेंगी जहां पर QRST सेगमेंट मिसिंग होगा। QRST सेगमेंट मिसिंग होगा। इस पर्टिकुलर ब्लॉक को नाम देते हैं सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक। इस पर्टिकुलर ब्लॉक को नाम देते हैं सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक। देखें, फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक का क्या मतलब हुआ? जितने इंपल्स ऐसे नोड या एट्रियम में जनरेट हो रहे हैं वो सारे के सारे इंपल्स वेंट्रिकल तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब पहुंच तो रहे हैं परंतु पहुंचने की गति धीमी है। इसे अपन फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक कहेंगे, जिसके अंतर्गत हर ईसीजी की लीड में पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा। सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक का मतलब है सारे के सारे इंपल्स जो एवी नोड तक आ रहे हैं वो सारे के सारे वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पा रहे। कुछ इंपल्स बीच बीच में से मिस हो रहे हैं और जो मिस हो रहे हैं उस जगह पर QRST सेगमेंट नहीं मिलेगा। QRST सेगमेंट का नहीं मिलना इस बात का सबूत है कि इंपल्स नहीं पहुंचा।
इंपल्स वेंट्रिकल में नहीं पहुंचा तो ऐसे नोड से 80, एवी नोड तक आए 80 और यहां पर वेंट्रिकल में आए 60, इसका मतलब 20 इंपल्स वेंट्रिकल में नहीं पहुंचे। दिस टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक इज नोन एज सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। किस नाम से जानेंगे इसको? सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के नाम से जानेंगे। इज दैट क्लियर? इस तरह की ईसीजी इसमें अपन को देखने को मिलेगी। इसके बाद अपन आगे बढ़ें। नेक्स्ट और लास्ट हार्ट ब्लॉक, ईसीजी अपन को एमआई होने के बाद इस तरीके से मिल रही है। इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। इस तरह की ईसीजी मिल रही। ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पी वेव, पी वेव, पी वेव, क्यूआरएस, पी वेव, पी वेव, पी वेव, पी वेव, फिर क्यूआरएस। 1 मिनट की मैंने पी वेव को गिना, 1 मिनट की मैंने पी वेव को गिना तो मुझे पी वेव मिलती है 80 और मैंने उसी 1 मिनट में क्यूआरएस को गिना तो वो मुझे मिलती है 20। इसका मतलब क्या है? ये जो 20 क्यूआरएस मिल रहे हैं ये शायद खुद वेंट्रिकल की वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि अपन को पता है वेंट्रिकल में पुरकिंजे फाइबर होते हैं, पुरकिंजे फाइबर हैं और पुरकिंजे फाइबर भी 20 से 30 तो हार्ट रेट निकाल सकते हैं। यानी वेंट्रिकल को पुरकिंजे फाइबर चला रहे हैं और ऊपर वाले चेंबर को ऐसे नोड चला रहा है। तो ऊपर वाले चेंबर में डीपोलराइजेशन से अपन को 80 पी वेव मिल रही है और नीचे वाले चेंबर में केवल 20 क्यूआरएस मिल रहे हैं जो पुरकिंजे फाइबर की देन है। इसका मतलब है जितने इंपल्स एट्रियम में पैदा हो रहे हैं उससे तो एट्रियम चल रहा है और जितने इंपल्स खुद वेंट्रिकल में पैदा हो रहे हैं उनसे वेंट्रिकल चल रहा है। यानी एक भी इंपल्स एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पा रहा, एक भी इंपल्स एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पा रहा। देयर इज ए कंप्लीट ब्लॉक इन बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल और इस कंप्लीट हार्ट ब्लॉक को अपन नाम देते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इस कंप्लीट हार्ट ब्लॉक को अपन नाम देते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। दोनों अलग अलग हो गए। एट्रियम खुद अपनी पेस से चल रहा है और वेंट्रिकल खुद अपने पेस से चल रहा है। अब यह इंसान जिएगा थोड़ी। एवी नोड्स के बाद पूरी तरीके से हार्ट ब्लॉक आ गया, एक भी इंपल्स नीचे वाले चैम्बर में नहीं जा रहा है। इसी को अपन नाम देते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इसी को अपन नाम देते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जहां पर नीचे वाला चैम्बर पुरकिंजे फाइबर से चलता है और ऊपर वाला चैम्बर ऐसे नोड से चलता है। अब इस अवस्था में यह जी नहीं सकता, इंसान जी नहीं सकता। सोच के चलो, देखो, मजबूत चैम्बर वेंट्रिकल, सारी बॉडी को ब्लड पहुंचाने वाला वेंट्रिकल, सब कुछ वेंट्रिकल के पास है, पर इसको 60 से 100 की गति से चलाने वाली जो स्ट्रक्चर है वो इसके पास नहीं। बोले तो दोनों भाई अलग अलग हो गए, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों अलग अलग हो गए। वो अपना खर्चा चला रहा है, ये अपना खर्चा चला रहा है और नीचे वाला चैम्बर ऊपर वाले चैम्बर से बोलता है, दोनों भाई तो हैं, कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तेरे पास क्या है? तो ऊपर वाला चैम्बर कहता है मेरे पास मां है,
बताओ मां है कि नहीं? ऐसे नोड है इसके पास? ऐसे नोड बिना इतनी हार्ट रेट पैदा नहीं हो सकती। तो वास्तविक जो पल्स आ रही होंगी वो तो 20 ही आ रही होंगी। अब 20 पल्स पर जीवित रहना संभव है क्या? नहीं। अब क्या करें अपन? इसका उपाय ये होगा, कि सबक्लेवियन वेन से एक कैथेटर इंसर्ट करो, वायर पेसमेकर का, और उसको हार्ट के राइट एट्रियम में डाल दो। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। और आर्टिफिशियल पेसमेकर बाहर से इंपल्स भेजता रहेगा वेंट्रिकल को, बाहर से इंपल्स भेजता रहेगा, और यह वेंट्रिकल वही 60, 70, 80 की दर से चलता रहेगा। तो यदि किसी इंसान में 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाए तो क्या उसका पर्टिकुलर इलाज होना चाहिए? आंसर है इमीडिएट आर्टिफिशियल पेसमेकर हैज बीन इंसर्टेड। इमीडिएट आर्टिफिशियल पेसमेकर हैज बीन इंसर्टेड। तुरंत आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल पेसमेकर कब तक लगाना पड़ेगा? 2, 4, 5 दिन, 10 दिन तो लगा के देख लो, फिर एक बार इसको बंद करके देखो। अगर वापस से गड़बड़ी आए इसका मतलब है जिंदगी भर लगेगा। गड़बड़ी नहीं आए तो फिर हटा दो। बोले तो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरह का होता है। जिन इंसानों में परमानेंट पेसमेकर लग गया, खासकर 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक वालों में, उनमें तो परमानेंट ही चाहिए। तो आगे इसको क्या सावधानी रखनी है? इस इंसान को मत तो ईसीटी लगाओ ना एमआरआई कराओ। ईसीटी और एमआरआई नहीं करानी है। यह इंसान लगातार अपनी पल्स रेट को मॉनिटर करता रहे। अगर कम आए तो तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई कराए। कोई भी आउटडोर गेम नहीं खेलना है। फॉर एग्जाम्पल, ये भैया क्रिकेट खेलने चले गए और कोई बाउंसर सीने पे पड़ गई तो जो बैटरी और मशीन लगी हुई है टूट जाएगी, और ये इसका टूटने का मतलब दिल ही टूट जाएगा। तो ये सावधानियां इनको रखनी होती है। तो 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक का क्या मैनेजमेंट होगा? आंसर है इमीडिएट आर्टिफिशियल पेसमेकर या ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग हैज बीन डन। जिंदगी में क्या सावधानी रखनी है? अपनी पल्स को चेक करते रहो, ईसीटी एमआरआई नहीं कराना है, और कोई भी आउटडोर गेम नहीं खेलना है। इट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक की अपन बात करें, 2 तरह का हो गया। ऐसे नोड से इंपल्स आगे नहीं जा रहे हैं, इसको तो बोलेंगे ऐसे नोडल ब्लॉक। और एवी नोड से आगे नहीं जा रहे हैं, इसको बोलेंगे एवी नोडल ब्लॉक। एवी नोडल ब्लॉक में देखो 3 तरह के बताए, 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री। 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री फिर से समझो। यहां पैदा हुए इंपल्स 80, यहां तक भी पहुंचे 80, यहां भी पहुंचे 80, बट पहुंचने की गति धीमी हो गई। PR इंटरवल बढ़ा हुआ आ रहा है, दैट इज द 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक। यहां पैदा हुए 80, यहां तक भी पहुंचे 80, यहां पहुंचे 60, 20 मिस हो गए भैया। कुछ जगह पर P वेव तो मिलेगी पर QRS नहीं मिलेगा। इसका मतलब इंपल्स मिस हो गए, दैट इज द 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक। और पूरी ECG में P वेव मिल रही है, एक आध जगह QRS मिल रहा है। तो QRS तो मिल रहे हैं 20-30 और P वेव मिल रही हैं 70-80, दैट इज द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। एट्रियम का संपर्क वेंट्रिकल से कट जाता है और एट्रियम में पैदा होने वाला एक भी इंपल्स वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचता। एट्रियम अपना खर्चा चलाता है, वेंट्रिकल अपना खर्चा चलाता है। बोले तो एट्रियम ऐसे नोड से चलता है और वेंट्रिकल पुरकिंजे फाइबर से चलता है, दैट इज द 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। अगर प्रॉपर परफ्यूजन नहीं मिल रहा और हार्ट ब्लॉक हो गया तो ऐसा तो कोई मेथड है नहीं कि जो फाइबर डैमेज हो गए मसल के दोबारा से लगा दो।
फिर तो बाहरी मशीन से ही हार्ट को चलाना पड़ेगा, और बाहरी मशीन को बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो हर तरह के हार्ट ब्लॉक का इलाज होगा आर्टिफिशियल पेसमेकर। पेसमेकर लगने के बाद इंसान को ईसीटी नहीं लगनी चाहिए, एमआरआई नहीं करानी चाहिए, कोई भी आउटडोर गेम नहीं खेलना चाहिए, अपनी पल्स को लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो इट इज द एंड ऑफ हार्ट ब्लॉक। फिर से देख लें हार्ट ब्लॉक को। हार्ट ब्लॉक का मतलब ब्लड वेसल में ब्लॉक नहीं है, हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम में ब्लॉक आना हार्ट ब्लॉक कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज ब्लॉक इन द कंडक्शन ऑफ इंपल्सेज। इंपल्सेज के कंडक्शन में ब्लॉक आना हार्ट ब्लॉक कहलाता है। क्लासिफिकेशन, सबसे पहला ऐसे नोडल ब्लॉक, यानी ऐसे नोड से इंपल्स एवी नोड में नहीं जा पा रहे हैं, इस इंसान की हार्ट रेट 40 से 60 होगी। देखो ऐसे नोड से नहीं जा रहे हैं एवी नोड में, तो पेसमेकर का चार्ज किसने ले लिया? एवी नोड ने। और एवी नोड तो अपन मान सकते हैं हार्ट रेट कितनी जनरेट करेगी? 40 से 60। तो एबनॉर्मल पी वेव देखने को मिलेगी और इंसान की हार्ट रेट 40 से 60 होगी। यह ऐसे नोडल ब्लॉक है। एवी नोडल ब्लॉक, एवी नोड से इंपल्स नहीं जा रहे, कहां गड़बड़ है? कहां पर गड़बड़ है? ऐसे नोड से, सॉरी, एवी नोड से इंपल्स वेंट्रिकल तक नहीं जा पा रहे, इसको एवी नोडल ब्लॉक बोलते हैं। दो तरह का होगा, इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इनकम्प्लीट फिर से दो तरह का होगा, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक को बोलेंगे अपन थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। मीनिंग क्या होगा इनका? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को देखें, ऑल इंपल्स प्रोड्यूस इन एट्रियम ट्रेवल टू द वेंट्रिकल, सारे के सारे पहुंचते हैं विद स्लो रेट। विद स्लो रेट इन ईसीजी द पीआर इंटरवल हैज बीन इंक्रीज। इस इंसान की ईसीजी इस तरीके से मिलेगी। ये ईसीजी मिलेगी। इस ईसीजी पर गौर कर लो आप, पी और आर कितना गैप है, पी और आर कितना गैप है, पी और आर कितना गैप है। तो हर लीड में पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसके बाद है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इट इज ऑल्सो नोन एज मोबाइज हार्ट ब्लॉक। इस ईसीजी में जगह जगह पर क्यूआरएसटी सेगमेंट मिसिंग मिलेगा। इस तरह की ईसीजी आएगी। इस तरह की ईसीजी आएगी। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, यहां क्यू आर एस टी आना चाहिए था। तो बीच बीच में 5, 10, 20 जगह ऐसी होंगी जहां पर क्यू आर एस टी नहीं मिलेगा। इसका मतलब अपन ये समझें कि इंपल्स एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं पहुंच रहे। क्या सारे नहीं पहुंच रहे? नहीं, सब पहुंच रहे हैं, कुछ मिस हो रहे हैं। 10-20 इंपल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसको अपन सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। देखें, देयर इज ए कंप्लीट ब्लॉक इन बिटवीन एवी नोड एंड वेंट्रिकल। नो इंपल्स रीचेज फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। एट्रियम से वेंट्रिकल में कोई भी इंपल्स नहीं पहुंचता। एट्रियम ऐसे नोड से और वेंट्रिकल पुर्किंजे फाइबर, यानी एट्रियम एंड वेंट्रिकल बीट इंडिपेंडेंटली। और इसमें जो ईसीजी मिलेगी वो इस तरीके से होगी।
यानी पी वेव तो बहुत मिलेंगी और क्यू आर एस बहुत कम मिलेंगी। ये क्यू आर एस कहां से निकल रही हैं? वेंट्रिकल से, पुरकिंजे फाइबर से। तो इट मीन्स पी वेव को गिनो तो 60, 70, 80 और क्यू आर एस को गिनो तो 20, 30 मिलेंगे। इसका मतलब दोनों भाई अलग अलग हो गए। ऐसी अवस्था में तुरंत इलाज करो और मरीज में पेसमेकर लगा दो। तो इस तीनों तरह के हार्ट ब्लॉक का क्या इलाज होगा आपके सामने लिखा हुआ है। पेसमेकर कुछ दिनों के लिए लगा रहे हैं, टेम्परेरी पेसमेकर, और जिंदगी भर लगाना है परमानेंट पेसमेकर, दैट इज द सबक्यूटेनियस पेसिंग। वेन के द्वारा, जुगुलार वेन या सबक्लेवियन वेन के द्वारा इंफीरियर वीना कावा या सुपीरियर वीना कावा में इंसर्ट करा के राइट एट्रियम तक डाल देते हैं और उस पेसमेकर से या मशीन से वेंट्रिकल को इंपल्स मिलते रहते हैं। पेसमेकर लगाने के बाद की सावधानी, पल्स रेट को मॉनिटर करते रहो, कोई भी आउटडोर गेम मत खेलो और एमआरआई नहीं करानी है, और मानसिक रोग हो जाए तो ईसीटी नहीं लगनी चाहिए। दैट इज द मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हार्ट ब्लॉक कंप्लीट होता है, बड़ा सिंपल सा। सारे के सारे इंपल्स एवी नोड से वेंट्रिकल में पहुंचे धीमी गति से, फर्स्ट डिग्री। सारे तो नहीं पहुंचे, कुछ मिस हो जाएं, मैक्सिमम पहुंचे 80 में से 60 पहुंचे, 20 मिस हो जाएं, सेकंड डिग्री। एक भी नहीं पहुंचे तो नीचे वाला क्या करेगा? अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा। अपनी जिम्मेदारी क्या है उसके पास, बेचारे के पास? पुरकिंजे फाइबर। तो नीचे वाला तो 20 से 30 बीट से चल रहा है, ऊपर वाला चैम्बर 60 से 100 बीट पर चल रहा है। दोनों के बीच में पूरी तरीके से ब्लॉक आना थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहलाता। तो ये तीनों तरह के हार्ट ब्लॉक हो गए। कम ऑन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ कार्डियोलॉजी। ये डायग्राम थोड़ा सा खराब है परंतु समझ में आ जाएगा। दिख तो कुछ भी नहीं रहा। देखें, ये अपना टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ हार्ट साउंड, कि जो अपन लब और डब सुनते हैं वह कौन कौन से एरिया पर सुनते हैं। लब और डब जो अपन सुनते हैं वह कौन कौन से एरिया पर सुनते हैं। तो यहां 4 एरिया होते हैं। चलो यहां बेटर समझ में आएगा। 4 एरिया होते हैं। देखें, ये स्टर्नम है और ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। इस सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में ये जो राइट साइड है इसका नाम है अयोटिक एरिया। क्या नाम है? अयोटिक एरिया। तो क्वेश्चन आता है अयोटिक एरिया कहां होगा। आंसर आपको देना है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, स्टर्नम के जस्ट राइट साइड। स्टर्नम के जस्ट राइट साइड होगा। स्टर्नम के जस्ट राइट साइड होगा अयोटिक एरिया। पल्मोनरी एरिया, सेम आंसर है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, परंतु स्टर्नम के जस्ट लेफ्ट साइड होगा। स्टर्नम के जस्ट लेफ्ट साइड होगा। अयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व यहां पाए जाते हैं। इनके बंद होने पर अपन को सुनती है डब। इनके बंद होने पर अपन को सुनती है डब। तो डब को यदि सुनना है तो स्टेथोस्कोप कहां लगाना पड़ेगा? डब यदि सुननी है तो स्टेथोस्कोप कहां लगाना पड़ेगा? अयोटिक एरिया पर और पल्मोनरी एरिया पर। अयोटिक एरिया कहां होगा? स्टर्नम में, जहां सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें जस्ट राइट साइड। और पल्मोनरी एरिया कहां होगा? जस्ट लेफ्ट साइड। दोनों अगल बगल में होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें, ये जो स्टर्नम है इसमें ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है
स्टर्नम के जस्ट लेफ्ट साइड में, इस एरिया का नाम है ट्राइकस्पिड एरिया। यह 4th to 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, स्टर्नम के जस्ट लेफ्ट साइड। यह इंसान की क्लेविकल है, यह है मिड क्लेविकुलर रीजन, मिड क्लेविकुलर रीजन। इसमें ये जो 5वां इंटरकोस्टल स्पेस आएगा ये होता है मिट्रल एरिया, इसका नाम है मिट्रल एरिया। देखो ट्राइकस्पिड एरिया और मिट्रल एरिया एवी वाल है, और एवी वाल के बंद होने पर अपन को सुनाई देती है लब, अपन को सुनाई देती है लब। तो लब सुनने के लिए आप स्टेथोस्कोप को कहां रखोगे? लब सुनने के लिए आप स्टेथोस्कोप को कहां रखोगे? आंसर है ट्राइकस्पिड एरिया पर या मिट्रल एरिया पर। देखिए मिट्रल एरिया ऐसा एरिया होता है जहां पर एपिकल पल्स भी आपको सुनने को मिलती है। मिट्रल एरिया वो एरिया होता है जहां पर एपिकल पल्स भी आपको सुनने को मिलती है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है मिट्रल एरिया के लिए कि मिट्रल एरिया कहां होता है। फिर से जान लो, क्लेविकल, मिड क्लेविकुलर लाइन, ये जो 5वां इंटरकोस्टल स्पेस आएगा ये होता है मिट्रल एरिया, और यहीं पर बच्चों में सुनते हैं अपन एपिकल पल्स, यहीं पर बच्चों में सुनते हैं अपन एपिकल पल्स। देखें शुरू से अब तक अपन हार्ट का डायग्राम बार बार बनाते आए। इस डायग्राम को देखकर तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जो सेमी ल्यूनार वाल्व हैं वो तो आते हैं नीचे। सेमी ल्यूनार वाल्व कौन कौन से हैं? पल्मोनरी वाल्व और आयोटिक वाल्व, और जो एवी वाल्व हैं वो आते हैं ऊपर। परंतु कंडीशन ऐसी नहीं है, क्योंकि हार्ट ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में तो यह फिस्ट शेप होता है, मुट्ठी के आकार का। तो जो वाल के लीफलेट हैं नीचे वालों के वो खिंचकर ऊपर हो जाते हैं। देखो एरिया में गौर करो, एरिया में गौर करो आप। जो सेमी ल्यूनार वाल्व हैं उनकी साउंड तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में सुन रहे हैं, और जो एवी वाल हैं उनकी चौथे पांचवें में सुन रहे हैं। इसका मतलब नीचे वाले वाल्व तो ऊपर हो गए और ऊपर वाले वाल्व नीचे हो गए। ये ध्यान रखने वाली बात है। इट मीन्स ये फिस्ट शेप का होता है, अपन जैसा डायग्राम बनाते हैं ऐसा नहीं होता। तो इसलिए नीचे वाले वाल्व की जो पेपिलरी मसल है खिंचकर उनकी ओपनिंग ऊपर होती है, और ऊपर वाले वाल्व की ओपनिंग नीचे होती है। इज दैट क्लियर? तो ये चारों एरिया आपको ध्यान रखने हैं। लब सुनने के लिए ये एरिया है, और डब सुनने के लिए ये एरिया है। आयोटिक एरिया कहां है? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड, स्टर्नम के जस्ट राइट साइड। पल्मोनरी एरिया कहां है? जस्ट लेफ्ट साइड, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। ट्राइकस्पिड 4th इंटरकोस्टल स्पेस में स्टर्नम के जस्ट लेफ्ट साइड होगा, और मिट्रल एरिया मिड क्लेविकुलर लाइन से 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगा। यहीं पर बच्चों में एपिकल पल्स सुनी जाती है। तो दीज आर द एरिया फॉर द अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड। यह हार्ट साउंड सुनने वाला एरिया हो गया। इस डायग्राम में भी यही दिखाया हुआ है। ये जो एरिया है देखो, ये स्टर्नम है, ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आयोटिक एरिया, ये है पल्मोनरी एरिया, ये है ट्राइकस्पिड एरिया, और ये है मिट्रल एरिया। वही 4 एरिया इसमें शो किए हैं। चूंकि ये क्लियर नहीं है तो दीज आर द एरिया फॉर लब एंड डब। लब और डब सुनने के लिए अपन इन एरियाज का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज द एंड ऑफ मेडिकल सर्जिकल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मेरे हिसाब से जितना मैक्सिमम पार्ट होना चाहिए था वो मैक्सिमम पार्ट आप तक पहुंच गया। ऐसा नहीं है
कि ऐसी कोई भी चीज नहीं हो जो अपन से छूटी हो भी सकता है। देखिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास हुआ, फिर भी कभी कभार एक आध क्वेश्चन अलग से आ ही जाते हैं। अब वो एक आध क्वेश्चन, जैसे 200 में से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, फिर ऐड करना पड़ता। आप सोचें, डिसरिथमिया मैंने आपको पढ़ा दिया 3-4 लेक्चर में। एमडी करते हैं वो 2 साल तक डिसरिथमिया ही पढ़ते हैं। ईसीजी देखना इतनी जटिल चीज होती, तो आप सोचें कि हर एक ईसीजी को आप फॉरवर्डेड वे में देख पाएंगे? नहीं। ईसीजी में कम से कम 24 पॉइंट हैं जो हर्ट के बारे में अपन को जानकारी देते हैं, तो उसको पढ़ना इतना भी सिंपल नहीं होगा। हां, जितने क्वेश्चन अपने आते हैं जो एनक्लेक्स में दिए हुए हैं, वो सारे के सारे यहां से सॉल्व हो जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, उसको इतना डिटेल में सारे इन्वेस्टिगेशन को इसलिए पढ़ाया कि यह सिस्टम शरीर के अन्य सिस्टम से भी रिलेट करता है। इस सिस्टम को आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो बाकी सब्जेक्ट और बाकी सिस्टम में भी आपको निश्चित तौर पर हेल्प मिलने वाली है, निश्चित तौर पर हेल्प मिलने वाली है। फिर भी यदि किसी तरह का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अलग से मिले, तो अब आप इतने सक्षम हैं सॉरी, अब आप इतने सक्षम हैं कि उसको नई चीज भी हुई तो अपन समझ सकते हैं, नई चीज भी हुई तो उसको अपन बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से यह आपकी कार्डियोलॉजी के सिस्टम की एंडिंग होती है। सारे के सारे वर्ड विद एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आपको बता दिए। एक और पर्टिकुलर चीज जो लास्ट में माइंड में आ रही है, जान लो। एक कैथेटर होता है जिसका नाम है स्वान गेज कैथेटर। कैथेटर, दैट इज द स्वान गेज कैथेटर। इस स्वान गेज कैथेटर को अपन यहां से इंसर्ट करते हैं और उसके बैलून को यहां इन्फ्लेट करते हैं। तो ये जो राइट एट्रियम का प्रेशर अपन चेक करते हैं, इसको नाम देते हैं अपन सीवीपी, जो मैं आपको बता चुका। बोले तो सेंट्रल वीनस प्रेशर, जो होता है 3 to 8 mm ऑफ Hg। इससे अपन को जानकारी मिलती है कि VR नॉर्मल है, कम है या ज्यादा है। इसके अलावा यदि इसी स्वैन गेज कैथेटर को और आगे इंसर्ट करें और इंसर्ट करके पल्मोनरी ट्रंक में ले जाकर इसके बैलून को इन्फ्लेट करें, तो यहां पर जो प्रेशर चेक होगा वो होगा PAP, बोले तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो यूजुअली होता है, सिस्टोलिक होता है 15 से 25 और डायस्टोलिक होता है 8 से 15 mm ऑफ Hg। यानी पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर स्वान गेज कैथेटर से चेक कर सकते हैं। अगर इसी कैथेटर को आप और आगे ले जाओ और इसकी किसी आर्टेरियोल में वेज कर दो और अब इसका प्रेशर चेक करो, तो इस प्रेशर को नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर। पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, और यह होता है 4 to 12 mm ऑफ Hg। 4 to 12 mm ऑफ Hg। तो ये 3 प्रेशर हैं। राइट एट्रियम के अंदर का प्रेशर CVP 3 से 8, पल्मोनरी आर्टरी की मेन ब्रांच का प्रेशर PAP पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर,
और पल्मोनरी आर्टरी की स्मॉल ब्रांच का प्रेशर कैथेटर को वेज करते हुए PAWP पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, तीनों की वैल्यू ये होती है। कम ब्लड आ रहा है, ज्यादा ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में कम जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, ये इन्हीं से अंदाजा लग जाता है। इन प्रेशर को देखकर अपन को हार्ट फेलियर के बारे में जानकारी मिलती है। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ प्रेशर की वैल्यू है। CVP कितना? 3 से 8, PAP कितना? 15 से 25 और 8/15, और PAWP पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर ये होता है 4 से 12। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एंडिंग होता है। सारा का सारा कार्डियोलॉजी का सार मैंने आपको बता दिया। अब आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, इसको डिटेल में पढ़ाया, उसका पर्पस था कि आपको और सब्जेक्टों में भी मदद मिले। दूसरा यह भी बता रहा हूं, कार्डियोलॉजिस्ट ये आप बन गए, एक जस्ट मजाक वाली बात है, क्योंकि बनने के लिए तो 3 से 5 साल चाहिए होते, ऐसे ही नहीं बनते। दिन रात प्रैक्टिकल मेहनत करके, दिन रात थ्योरेटिकल पढ़ के बना जाता है। तो अपना कार्डियोलॉजिस्ट का बनने का मतलब कि आने वाले फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व हो जाए, मींस कार्डियोलॉजिस्ट में बन गया। ECG में थोड़ा बहुत अपन देख पाए, मैं बन गया। इको की रिपोर्ट को देखकर अपन कुछ अंदाजा लगा पाए, इसका मतलब काफी अपन को सीख मिली है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करें, 95% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, परंतु हर एक किताब में 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, कार्डियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और कार्डियोलॉजी के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मिले, फिर आप बार बार नेट से सहारा लेकर उनको एनालाइज करें, एक एक चीज पढ़ें, तो मैं एक सलाह और दूंगा कि यह जरूर देखना क्या वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। यदि आया हुआ है तो फिर जरूर पढ़ना, और नहीं आया हुआ तो क्वेश्चन तो इसमें हजारों बन सकते हैं, कोई अंत नहीं है इसका। ECG पर हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं अकेले ECG पर, जिसमें कार्डियोलॉजी पर तो पूछो ही मत। तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि इतना जो पढ़ाया उससे एक्स्ट्रा यदि कहीं कुछ मिले उसको आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट, बट बहुत ज्यादा पढ़ना भी नुकसानदायक होगा। उसको पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, यह इस बात पर डिपेंड करेगा क्या उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है या नहीं। आया हुआ है तो फिर जरूर पढ़ें, अदरवाइज उसको रोक दें या ना पढ़ें। इज दैट क्लियर? तो एक बहुत लंबे सफर के बाद आप साथियों से विदा लेते हैं कार्डियोलॉजी के संबंध में। कार्डियोलॉजी का टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट होता है। पूरी की पूरी उम्मीद की आपको टोटली समझ में आया, जिसे बाकी के कोई पार्ट मेरे द्वारा पढ़ाए गए वो आपको समझ में आए, उतना ही बेटर आपको ये समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर? तो आज के अभी के लिए या कार्डियोलॉजी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।